हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसे सोचा होगा कि उसकी अर्निंग्स कितनी होगी या फिर उसकी अर्निंग्स कितनी होगी। क्या आप लोगों में से किसी ने ऐसा सोचा है? भिखारियों जो कि मतलब रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड या फिर फुटपाथ में रहते हैं, उनकी अर्निंग्स कितनी होगी? शॉकिंगली इन द ईयर 2005 में हैदराबाद की गवर्नमेंट ने एक सर्वे लिया था एंड उसका रिजल्ट आया था कि नेटवर्थ भिखारियों की है सिर्फ हैदराबाद में 15 करोड़, जो कि मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। एंड आपको मैं एक घटना बताता हूँ। उनका नाम था बुर्जू चंद्र आज़ाद, जो कि मतलब एक रेलवे स्टेशन में भीख मांगते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनका एड्रेस मिला। उनके एड्रेस पे गए तो उनके घर पे उन्होंने पाया कि ये भिखारी थे एंड उनके घर में 1.5 लाख के कॉइन्स पाए गए एंड उनके एफडी अकाउंट में 8.5 लाख रुपए पाए गए। फिर उन्होंने नॉमिनी भी ऐड किया था अपने बच्चों को, सो दैट उनकी मृत्यु के बाद वो पैसे उनके बच्चों के पास पहुंच जाए। वो एक राजस्थान के थे एंड मुंबई इसलिए आए थे कि भीख मांग के अपना गुजारा मांग सकूं। ये एक शॉकिंग सी न्यूज़ थी। एंड आज हमारे टॉपिक में हम टॉप 5 बिगर्स इन द वर्ल्ड के बारे में देखने वाले हैं। सो चलिए हम वीडियो के अंदर चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर। मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए एंड आपके कमेंट्स फेंकते रहिए। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है भरत जैन। सोच रहे होंगे जैन को क्यों भीख मांगनी पड़ी? आपको मैं बताता हूँ। ये भरत जैन है ना, उनकी उम्र 53 ईयर्स की थी। उन्होंने क्या किया, मुंबई के एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उस रेलवे स्टेशन में वो भीख मांगते थे एंड इनका यह मानना था कि वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। क्या थग लाइफ थी उनकी। 8 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करते थे, सिर्फ अकेले भीख मांगते थे। क्योंकि वो रोज़ वहाँ पे भीख मांगते थे, सब लोग उन्हें पहचानते थे एंड डेली से लोग उनको पैसा भी देते थे। वो एक दिन में 8 घंटे ही काम करते थे एंड एक दिन में वो 2,500 से 3,000 रुपये कमाते थे। शायद तक अब भी पढ़े लिखे लोग वो नहीं कमा पाते हैं हमारे इंडिया में। यही तो हमारी इंडिया है। सो उनकी उनकी इनकम एक महीने में करीब 1 लाख तक पहुंचती थी एंड उनके पास मुंबई में 2 घर थे। दोनों वो रेंट दोनों घर वो रेंट पे दे चुके थे एंड अलग से एक ज़मीन थी, उस पे छोटा सा घर था उनका। उस घर में वो रहते थे। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पर है आयशा दादी। आयशा दादी अपने जीवन में 100 से भी ज़्यादा सालों तक जी थी एंड उनकी माताजी एंड बहन भी भीख ही मांगती थी। फॉरेन में थे वो, अबू धाबी में भीख मांगते थे। फिर क्या हुआ, उनके जाने के बाद उनकी सारी सेविंग्स थी भीख मांगने के बाद, वो सारी इनके पास आयशा दादी के पास चली आई। फिर आयशा दादी भी 50 साल तक उन्होंने भीख मांगी अबू धाबी के एक फेमस मार्केट में, जहाँ की मतलब बहुत अमीर लोग रहते थे। इनकी नेटवर्थ इनके मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने, तो पाया कि इनकी नेटवर्थ 8 लाख है, जो कि मतलब इतना शॉकिंग था कि एक भिखारी के पास इतना रुपये कैसे आया। एंड शॉकिंगली दिल से ये इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मरने से पहले ये लिख के गए थे कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी संपत्ति होगी वो ऑर्फनेजेस के पास जाएगी। कितने दिल की थी वो आयशा दादी। आयशा दादी के जाने के बाद गवर्नमेंट ने सारी संपत्ति ऑर्फनेजेस को दे दी, सो दैट वो फीड कर सके ऑर्फनेज चिल्ड्रंस या फिर लोगों को। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर आ रहे हैं जाइमन राइट। जाइमन राइट थे, वो लंदन में भीख मांगते थे, लंदन के एक स्ट्रीट में भीख मांगते थे। एंड आपको मैं ये बता दूंगी, ये बहुत ही ज़्यादा थग लाइफ जीते थे। क्योंकि इसका एक रीज़न था। जब भी वो भीख मांगते थे, एक छोटी सी चादर बिछा के वो अपने आप भीख नहीं मांगते थे, एक बोर्ड रखते थे। उस बोर्ड पर लिखा होता था आई एम होमलेस एंड आई एम हंग्री। उस समय बहुत सारे लोग उनको भीख दे के जाते थे। उस एरिया का एक कमिश्नर था लंदन में, वो रोज उनको देखता था एंड रोज उनके पास जितने भी पैसे होते थे वो डाल के जाता था कमिश्नर। फिर क्या हुआ, उस कमिश्नर ने लगातार 1 साल तक देखा कि ये बेचारा रोज भीख मांग रहा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर एक दिन वो भिखारी जैसन राइट एक दिन टाइम होते ही वो अपने घर जा रहा था। उस कमिश्नर ने उनको फॉलो किया। जब उन कमिश्नर ने उसको फॉलो किया तो पाया गया कि वो एक फ्लैट बंगला में जा रहा है। जैसे ही उसने अंदर गया, तब कमिश्नर ने
उस वॉचमैन को पूछा कि ये कौन है। जब वॉचमैन ने इनको बताया कि यही इस फ्लैट के ओनर है, तब कमिश्नर शॉक हो गए एंड फाइनली उन्होंने केस दर्ज किया एंड उसको जेल जाना पड़ा। फिर जेल जाने के बाद उस भिखारी ने एक जज हायर किया एंड जज हायर करके बेल के थ्रू बाहर आया। बाहर आते ही फिर से उसने उसी स्ट्रीट में भीख मांगना शुरू किया। फिर से उस कमिश्नर ने केस किया और फिर से वो जेल गया। फिर कोर्ट ने सुनवाई की कि आप भीख मांगने के लिए सही नहीं है, आपके पास इतनी संपत्ति है, सो प्लीज भीख मत मांगिए एंड लोगों को तंग मत कीजिए। फिर उसने भीख मांगनी बंद कर दी। एंड आपको मैं यह बता देता हूँ कि वह वहाँ पे भीख मांगता था तब उसकी इनकम 50,000 पाउंड्स थी, लगभग 52 lakhs इन इंडियन रुपीज। शायद तक वो अब भी भीख मांगते तो वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट बेगर हो जाते, टॉप फर्स्ट में होता उनका नाम। हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर है संपत जी काले। संपत जी काले जो है, मतलब उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट था। वो अकेले भीख नहीं मांगते थे। वो एक रेलवे स्टेशन पर वो उनकी वाइफ के साथ एंड 2 बच्चे उनके साथ भीख मांगते थे एंड चारों एक ही रेलवे स्टेशन में नहीं मांगते थे, अलग अलग जगह पे भीख मांगते थे। एंड उनकी एक दिन की इनकम 2,000 से 2,500 थी। एंड कंपेयर करें दूसरे भिखारियों से, इनकी इनकम कम ही थी, लेकिन इनका खुद का मकान था मुंबई में और छोटी छोटी शॉप्स थी जो कि मतलब रेंट के लिए इन्होंने छोड़ी थी एंड उनसे टाइम टू टाइम वो उनसे रेंट भी वसूल करते थे। हमारी लिस्ट में 5th नंबर पर है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे क्योंकि इनकी स्टोरी ही कुछ इंस्पायरिंग है। ये है चाइना के। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि मतलब इंडिया से तो आगे चाइना क्यों नहीं आई। सही बात है, वैसे भी सोचने लायक है। एंड 5th नंबर पर आ रहे हैं रोंग फिन। जैसे ही इनका नाम है रोंग फिन, वैसे ही उनकी लाइफ रोंग ही गई थी। सन 1993 में इनकी 17 साल था एंड जब वो एक काम ढूंढ रहे थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे एंड उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। ये एक जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब ढूंढ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं भीख मांग के मेरे फैमिली का गुजारा करूँगा। फिर उन्होंने भीख मांगना शुरू किया एंड जो भी पैसा आता था वो अपने फैमिली को रन करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो भी शॉप्स होते थे छोटे छोटे पास में खाने के शॉप्स, वो जो भी वेस्ट हुआ खाना कूड़े में डालते थे। ये रॉन्ग फैन क्या करते थे, उस खाने को खाते थे। एक दिन एक लेडी ने उनको देखा कि रोज ये वेस्ट खाने को खा रहे हैं। फिर उन्होंने जो भी अपने पास पैसे थे उनको दिए और कहा कि आप ऐसे मत खाइए, आपकी उम्र भी छोटी है, आप दूसरे विलेज में जाके काम करिए। फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प थी रॉन्ग फैन के लिए एंड वो दूसरे विलेज गए। 20 साल के बाद जब वो आए तब वो एक मिलियनर थे क्योंकि अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था रॉन्ग फैन ने। एंड उस लेडी के पास आके उन्होंने बोला कि मेरी सारी जायदाद प्रॉपर्टी अब आपकी है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करिए। एंड उस लेडी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारी कमाई है, ये तो बस मैं आपकी हेल्प करना चाहती थी एंड आप आज बहुत बड़े इंसान हैं, मैं खुश हूँ आपके लिए। फिर रॉन्ग फैन ने ऐसे कहा कि उस लेडी से, आपका ग्रेटिट्यूड जो है ना पहाड़ से भी बहुत ऊंचा है। फिर रॉन्ग फैन जब भी आते थे उस एरिया में उस लेडी की दुकान पे खा के जाते थे, बार बार खाते थे। एंड आपको मैं यह बता देता हूँ कि ये थे हमारे वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट बेगर। एंड आप भी सोचिए कि ऐसे भी बेगर्स है जो कि मतलब उनके हाथ पांव सही नहीं है, भीख मांगते। जैसे आयशा दादी थी, उनकी आंख सही नहीं थी इसलिए भीख मांगते थे, दोनों आंख से दिखता नहीं था उनको। ऐसे भी बेगर्स है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। पर ऐसे भी बेगर्स है जिनका शरीर पूरा तरीके से सही है लेकिन वो भी भीख मांगते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भीख देते समय सोच समझ के दीजिए सो दैट उनके यूजफुल हो। अगर आप अच्छे इंसान को उनका शरीर अच्छा है उनको भीख दोगे तो उनको वही आदत पड़ जाएगी एंड वो भी भीख मांगने लगेंगे। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं, जिन लोगों का शरीर अच्छा है उनको हमें भीख देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? प्लीज़ जो भी है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़िए। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, चीयर्स।